स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक बोर्ड का मॉडल प्रश्न पत्र का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, Q&A क्वेश्चन आंसर मॉडल क्वेश्चन पेपर साइंस का सेट 1। मैथ का 2 सेट का आंसर दे चुके हैं, समझा चुके हैं बढ़िया से। ना देखो तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, प्ले लिस्ट में सारा वीडियो मिल जाएगा। 10 क्लास मॉडल पेपर टर्म 2 करके प्ले लिस्ट बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो मैथ का 2 सेट कंप्लीट हुआ है, तीसरा सेट बहुत जल्द मिलेगा। और आज हम साइंस का पहला सेट दे रहे हैं, साइंस का भी पूरा सेट कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश सभी का सेट धीरे धीरे कोशिश करेंगे अपलोड करने का। ठीक है, सबका अच्छा से अच्छा सोल्यूशन। तो चलिए आज साइंस का पहला सेट को देख लेते हैं, इसका आंसर क्या क्या होगा। तो क्वेश्चन ये होगा ही क्वेश्चन आपके पास, तो क्वेश्चन को ना पढ़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं आंसर की ओर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा समझ लेते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आएगा। 19 क्वेश्चन रहेगा बाबू। ठीक है, 19 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से कुल प्रश्न 19 है, उसमें से 1 से 7 तक का जो क्वेश्चन रहेगा, 1 नंबर से 7 नंबर तक का क्वेश्चन, उसमें से 7 क्वेश्चन हुआ, 1 से 7 में 7 क्वेश्चन हुआ। 7 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन बनाना है, 2 को छोड़ देना है। कोई भी 5 को बनाना है, 2 को छोड़ देना है। और प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का रहेगा, यानी 5 दूनी 10 नंबर आ गया सेक्शन ए से। 7 में से 5 बनाना है, 5 दूनी 10 नंबर हो गया। ठीक है, अगला 8 से 14 तक, 8 से 14 तक में भी 7 क्वेश्चन हुआ। 7 क्वेश्चन में यहाँ भी बनाना है 5 क्वेश्चन को, और यहाँ का जो आंसर होगा वो 3 नंबर मिलेगा इसका एक क्वेश्चन का। तो 5 या 15 नंबर यहाँ हो गया। ठीक है, तो 10 और 15 हो गया 25 नंबर। उसके बाद 15 से 19 जो है 5 क्वेश्चन है, उसमें से 3 प्रश्न का जवाब देना है, ये 5 नंबर का रहेगा। तो 5 या 15, तो 25 और 15 हो गया 40 नंबर। ठीक है, तो इस तरह से आपको बनाना है। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, 19 क्वेश्चन है, 19 में से 19 का आंसर देंगे। ठीक है, लेकिन आप एग्जाम में क्या कीजिएगा, 7 में 5 पहला में, दूसरा सेक्शन बी में भी 7 क्वेश्चन है, उसमें से 5 बनाना है। इसमें 15 से 19 तक यानी 5 क्वेश्चन है, इसमें से 3 क्वेश्चन मात्र बनाना है। ठीक है, तो चलिए आंसर में आते हैं हम डायरेक्ट। ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, विद्युत आवेश का पूछा था एसआई मात्रक। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम, और इसका बोला था 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन पर याद रखिएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है आवेश। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था वोल्ट मीटर से क्या नापते हैं और इसको किस क्रम में जोड़ते हैं। तो विभवांतर को मापने की युक्ति को वोल्ट मीटर कहते हैं। विभवांतर यानी वोल्टेज को मापते हैं वोल्ट मीटर से, और इसको हमेशा याद रखिएगा पासर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, पासर क्रम में या समांतर क्रम में इसको जोड़ते हैं, यानी एक ऊपर एक नीचे ऐसा करके। अगला क्वेश्चन था, ऐसा कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो पारा Hg कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। यही रहता कौन सा अधातु, तो यहाँ पे ब्रोमीन होता है। ठीक है, लेकिन धातु है तो पारा धातु है। एल्काइन का सामान्य सूत्र बोला है चौथा नंबर में। तो एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-1, CnH2n-2 है ना, 1 नहीं, CnH2n-2। ठीक है, एल्काइन का सही से ना दिख रहा हो तो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, है ना, पूरा HD में है। अब आपका नेटवर्क प्रॉब्लम कारण सही ना दिख रहा हो तो मेरा जिम्मेदारी नहीं है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था। तो मटर के पौधे को उसने चुना था ना, तो इसका आंसर हो जाएगा मटर के पौधे को चुना। जैव निम्नीकरण पदार्थ का एक ठो नाम लिखना है। तो जैव निम्नीकरण पदार्थ का उदाहरण यानी जैविक प्रकार से अपने मतलब वो सड़गल के मिट्टी बन जाता है। तो वैसा कौन कौन पदार्थ है, तो फल सब्जी, ये सब फल सब्जी के छिलके, ये सब जैव निम्नीकरण पदार्थ है, निम्नीकरण पदार्थ। अगला 7वां नंबर क्वेश्चन है, उत्पादक अपना ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करता है। इस तरह का शायद क्वेश्चन था, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्पादक अपने ऊर्जा के लिए सरल पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करता है। तो उत्पादक यानी जिससे कोई चीज़ उत्पाद होता है, जैसे पेड़ पौधा, तो पेड़ पौधा अपना ऊर्जा कहाँ पाता है, कहाँ से मिलता है उसको, तो सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, यही सब को लेकर के वो अपना ऊर्जा बनाता है, उससे अपना भोजन बनाता है, जिसको फिर हम लोग खाते हैं पेड़ पौधों को, है ना। तो पेड़ पौधा उत्पादक है, तो वो अपना ऊर्जा कहाँ से, वो किसको खाता है, कहाँ क्या चीज़ का उपयोग करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य के प्रकाश। ठीक है, तो ये 7 क्वेश्चन सेक्शन ए का हो गया। सेक्शन बी में आते हैं। सेक्शन बी में ये बीच में क्वेश्चन कहाँ से आ गया, हाँ, सेक्शन बी में 8वां नंबर क्वेश्चन था, प्रतिरोध क्या है, किसी चालक के प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। ये क्वेश्चन है।
8 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 8 नंबर का। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिरोध पदार्थ का वह गुण है जो धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है, धारा को बहने में रोकता है, रुकावट डालता है, उसी को प्रतिरोध कहते हैं। इसका एसआई मात्रक होता है ओम, ऐसा लिखते हैं ओम, ठीक है, एसआई मात्रक इसका ओम। धारा का को क्या कर रहा है, धारा के प्रवाह को रोकता है, रुकावट पैदा करता है, तो उसी को प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो पहला है चालक की लंबाई, यानी तार का लंबाई कितना उस पर निर्भर करेगा, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा, और उसके पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये रहा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम तीन प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करें ताकि संयोजन का कुल प्रतिरोध 1 ओम और 11 ओम हो। तो इसमें 4 ओम का भी दिया हुआ है, लेकिन सेट में जो क्वेश्चन है 1 और 11 ओम है ना। तो यहाँ 4 को भी बना लेते हैं, क्या दिक्कत है, एक एक्स्ट्रा पढ़ लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं ना है। और ऐसे भी एग्जाम थोड़ी है, एग्जाम हो सकता है कि तीनों पूछ दे, है ना। तो इसको कैसे प्राप्त करेंगे, 2, 3 और 6 है, तो उसको किस क्रम में जोड़ेंगे कि 4 आंसर हो आवे, 4 ओम या 1 ओम या 11 ओम, इसको देख लेते हैं। तो देखिए 3 और 6 को के प्रतिरोध को पार्श्व क्रम में जोड़ देते हैं। पार्श्व क्रम में जोड़ने के लिए 1/r बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2, ऐसे जोड़ते हैं, यानी भिन्न वाला जोड़ते हैं। तो 1/r1 और 1/r2 करके 1/r1 3 r2 6 ऐसे जोड़ेंगे, तो इसका एलसीएम 6 निकलेगा, और ऊपर हो जाएगा 2 और 1 3, तो 3 दूनी 6, यानी 2 ओम आ जाएगा, ठीक। फिर 2 ओम और एक और 2 ओम का बच रहा है, तो 2 ओम ये दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। श्रेणी क्रम यानी एक ही लाइन में, तो एक ही लाइन में जोड़ने से सीधा सीधा जुड़ जाता है, तो 2 और 2 हो जाएगा 4। तो पहला आंसर आ गया 4 ओम। उसके बाद दूसरा में लाना है 1 ओम, तो तीनों को इसमें जोड़ना होगा पार्श्व क्रम में, तीनों प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में, यानी तीनों को बटा में भिन्न में लिख करके जोड़िए, तो 1 आ जाएगा। तो 1/r फॉर्मूला होता है बराबर 1/r1, तो r1 है 2, r2 3 मान लीजिए, r3 6, तो 1/2 1 प्लस 1/3 प्लस 1/6, इसको जोड़िएगा तो 6 को निकलेगा एलसीएम। उसके बाद फिर गुना भाग करके जोड़िएगा, जोड़ने आता होगा, 3 2 1 आएगा, 3 2 5 और 1 6, तो 6 6 कटेगा, एक आंसर है। उसके बाद फिर 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में अगर तीनों को जोड़ देते तो 2 3 5 और 6 11, सीधा सीधा जोड़ देंगे तो 11 आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन है सोडियम तथा क्लोरीन परमाणुओं के लिए, अच्छा उसमें सोडियम क्लोरीन NaCl मतलब, और एक ही में इसमें अलग अलग क्वेश्चन है, एक NaCl का बनाना है, वो Na2O इसका रचना बनाना है, और एक तो MgO का, ठीक है। तो तीनों के यहाँ अलग अलग क्वेश्चन है। ये 10 नंबर में एक ही में तीनों का पूछा है, ठीक है। तो एक ही के तीनों का देख लीजिए कैसे बनेगा। NaCl का बोलाते हैं, Na में प्लस होता है और Cl में माइनस, तो क्या होता है Na में प्लस यानी 2 8 और 1 इलेक्ट्रॉन इसने लिया है। क्लोरीन में Cl, तो 2 4 6 7 है, 7 है, तो ये एक एक्स्ट्रा है इसमें, तो एक वहाँ चल जाएगा, तो वो 8 हो जाता है, ठीक है। तो रासायनिक आबंध हो इस तरह से होता है, Na का 2 8 1 होगा, और Na में -1 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसमें 2 और 8 बचेगा। तो Cl में 7 था, 2 8 7 मतलब 17 इलेक्ट्रॉन, तो 1 आ गया, तो 8 होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो 8 हो गया, 2 8 8, तो दोनों का पूरा हो गया। दोनों का जो 8 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में होना चाहिए, वो दोनों का पूरा हो गया। एक में एक्स्ट्रा था Na में, तो ये एक Cl को दे देता है, ठीक है। तो इसी को चित्र में इस तरह से दर्शाना है, देख रहे। केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो ये सब समझ में आता होगा, हम भी शायद पढ़ाए हैं इस चैप्टर को, ठीक है। तो देख लीजिएगा ना, अगर समझ में आता होगा तो। यहाँ पे बस आंसर देने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। क्या कि यहाँ पे तो पूरा बुक का है, मतलब जो भी सेकेंड टर्म में पढ़ना है सबका क्वेश्चन है। अब सबको यहाँ पे तो सब चैप्टर को एक ही वीडियो में नहीं समझा सकते हैं, ठीक है। और एक ही वीडियो में अगर सबको समझाते चले तो एक ही चीज़ को समझाने में पूरा 1 घंटा लगेगा, मतलब वीडियो ख़त्म हो जाएगा एक ही 2 चीज़ समझाने में। तो यहाँ पे हम आंसर दे रहे हैं, है ना, चैप्टर पढ़ा रहे हैं, उस समय तो समझा ही रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर इसका ये हो जाएगा। फिर Na2O का बनाना है रचना, वैसे ही। तो Na का ये होता है 1 इलेक्ट्रॉन चल जाएगा, तो 2 8 बचेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ इस तरह से। O का होता है ये 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो 2 6 हो जाएगा, तो 2 8 हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन लिया था, तो 2 Na है, तो एगो से एगो इलेक्ट्रॉन, फिर एगो से एगो, तो 2 इलेक्ट्रॉन लिया, इसलिए Na2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये Na2 का बन जाएगा ये
ये हो जाएगा MgO का, ठीक है, ये MgO का है। उसके बाद MgCl2 का भी बोला था, तो MgCl2 का ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 11 नंबर क्वेश्चन, वो 10 नंबर का था वो सब आंसर, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है संकलन और प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। संकलन को वहाँ संयोजन लिखा है सेट में, है ना, तो संयोजन या संकलन एक ही होता है, और प्रतिस्थापन ये दोनों अभिक्रिया क्या है उसको बताना है। तो संकलन अभिक्रिया क्या है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कार्बनिक यौगिक द्विबंध या त्रिबंध में प्रतिकारकों का योग करता है, यानी जुटता है तो उसको बोलते हैं संकलन अभिक्रिया। पहला चैप्टर में भी था संयोजन अभिक्रिया, तो दो पदार्थ जुट रहा है तो संयोजन अभिक्रिया, और टूट रहा है तो वियोजन, है ना। तो उसी तरह का ये चौथा चैप्टर का है, ठीक है। संकलन इसमें हो गया, या संयोजन भी मॉडल में लिखा हुआ तो संयोजन भी कह सकते हैं। तो दो गो चीज़ इसमें जुटेगा, जैसे इथिन और H2 जुटे एथेन बन गया, H यहाँ 4 गो था, 2 आके 6 गो हो गया C2H6, ठीक है। तो जुटेगा जहाँ वहाँ संकलन अभिक्रिया। और प्रतिस्थापन यहाँ से वहाँ ट्रांसफर, है ना, Cl यहाँ है वहाँ चल जाएगा इस तरह से, या H यहाँ से वहाँ चल जाएगा इस तरह से। तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के परमाणु या परमाणु के समूह यौगिक के परमाणु या परमाणुओं के समूह को विस्थापित कर देता है, माने हटा देता है और खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो उसे प्रतिस्थापन कहेंगे। जैसे CH4 है और Cl2 है, इस दोनों का अभिक्रिया कराएंगे तो क्या हो जाएगा, Cl जो है Cl यहाँ से आकर के यहाँ आ जाएगा, H के एगो हटा के Cl आ जाएगा, और यहाँ वाला H एगो हटा वो H यहाँ चल जाएगा, और Cl 2 गो था इधर तो एगो बच गया और एगो H आ गया, तो Cl बच गया और एगो Cl यहाँ आ जाता है। तो इस तरह से अदला बदली हो जाता है, प्रतिस्थापन इसको कहेंगे। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है समजात अंग की परिभाषा लिखे हुए विकास के समर्थन में किस प्रकार प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। तो इसको समझाना, वे अंग जिनकी उत्पत्ति और मूल रचना समान हो लेकिन उनके कार्य भिन्न हो, उत्पत्ति सेम हो, समान हो, रचना समान हो लेकिन काम अलग अलग हो, उन्हें समजात अंग कहते हैं। जैसे मनुष्य के हाथ और पक्षी के डेना मन वही उसका पंख। समजात अंगों से यह निष्कर्ष निकलता है कि समान अंग भिन्न आवासीय दशाओं में किस प्रकार भिन्न दिखने लगते हैं, भिन्न आवासीय दशाओं में, यानी समान अंग समान है उत्पत्ति के आधार पर या संरचना के आधार पर। जैसे पक्षी का पर जो है और हम लोग का हाथ, लेकिन पक्षी पर का उपयोग उड़ने के लिए करते हैं, हम लोग का हाथ को कदनों फड़फड़ाएंगे ऐसा तो नहीं उड़ सकते हैं, ठीक है। तो कार्य अलग अलग है लेकिन उत्पत्ति सेम है। अंततः नई जीव जाति के उद्भव के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं, अतः ऐसे अंग भिन्न दिखाई देने वाले विभिन्न स्पीशीज के बीच विकासीय संबंध को दिखाता है, तो विकास का संबंध को ही दर्शाता है। ऐसे दो तरीके बताएं जिसमें अजैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करता है। तो अजैव निम्नीकरण पदार्थ अपने अनिम्नीकरण स्वभाव के कारण निष्पादन की समस्या उत्पन्न करते हैं तथा परिदृश्य को गंदा करते हैं। दूसरा, इन पदार्थों से प्रायः अत्यंत हानिकारक गैस प्रदूषक निकलते हैं जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत खतरनाक होते हैं। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है जीवाश्म क्या है, वे जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं। तो भूतकालीन जंतुओं और पौधों के कठोर अंगों की छाप अथवा उनके अवशेष जो पृथ्वी के चट्टानों पर या उनके बीच में दबे हुए पाए जाते हैं जीवाश्म कहलाते हैं। जीवाश्म जैव विकास के विभिन्न चरणों या अवस्थाओं को दर्शाते हैं। उदाहरण आर्कियोप्टेरिक्स। जीवाश्म हमें, ये एक जीवाश्म का नाम है, ठीक है। जीवाश्म हमें जैव विकास के बारे में निम्नलिखित बातें दर्शाते हैं। जैव विकास को क्या क्या बताता है, देखिए ऐसी कौन सी स्पीसीज है जो कभी जीवित थी परंतु अब विलुप्त थे। तो जीवाश्म ये सब चीज़ों को पता चलता है। जैसे डायनासोर का जीवाश्म मिला, उसी से पता चला कि हाँ पहले जब डायनासोर थे, नहीं तो डायनासोर के समय वाला कोई आदमी थोड़ी अभी है, या उस समय कोई लिख थोड़ी रखा था, उस समय पढ़ल लिखल आदमी थोड़ी था जो लिख के रखेगा, आदमी था ही नहीं, तो कैसे पता चला डायनासोर था। तो जीवाश्म देख करके, ठीक है। ऐसे जीवों के अवशेष जीवाश्म के रूप में मिलते हैं जो कि एक वर्ग के जीवों का उनसे विकसित उच्च वर्ग के बीच की कड़ी के जीवों का स्वरूप बताते हैं। जैसे आर्कियोप्टेरिक्स जीवाश्म के कुछ लक्षण सरीसृप के हैं जो अन्य लक्षण पक्षियों के, यह इंगित करता है कि पक्षी सरीसृप से विकसित हुआ है। तो जीवाश्म से पता चलता है जीवों का विकास
कि पहले कैसे थे अब कैसे। जैसे ये जो एक जीवाश्म है, वो जीवाश्म कहीं कहीं सरीसृप यानी रेंगने वाला जीव से मिलता है, कहीं कहीं पक्षी से भी मिलता है। इससे पता चलता है कि पक्षी जो बना है कहीं ना कहीं रेंगने वाला जीव से ही विकास होकर के पक्षी का ये निर्माण, पक्षी बने हैं। जैसे इंसान, ये बंदर से धीरे धीरे विकास होकर के चैंपियंजी से विकास होते होते धीरे धीरे इंसान का रूप हुआ। तो उसी तरह से अन्य जीवों का भी। तो ये क्या कैसे पता चलता है? जीवाश्मों के अध्ययन से ही पता चलता है। ठीक है, एक और जीवाश्म फॉसिल, जीवाश्म को ही फॉसिल इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, फॉसिल पृथ्वी के अंदर यानी जीवाश्म पृथ्वी के अंदर विभिन्न स्तर पर खुदाई करके निकाले जाते हैं। इससे पता चलता है कि पृथ्वी की सतह के निकट पाए जाने वाले जीवाश्म गहरे स्तर पर पाए गए जीवाश्म की अपेक्षा अधिक नए हैं। तो जो एकदम अंदर पाया जाता है और इससे जो ऊपर पाया जाता है तो एकदम बहुत ज़्यादा अंदर है, तो पुराना, और जो ऊपर है वो थोड़ा नया होता है, ये पता चलता है। ठीक है, आगे विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत, 15 नंबर क्वेश्चन, बनावट तथा क्रिया का सचित्र वर्णन करे बोल रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिवर्ती धारा यानी जनित्र, यानी उसी को विद्युत जनरेटर कहते हैं। एक विद्युतीय उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सिद्धांत इसका क्या है? तो यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब कोई कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है तब उसके सिरे के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यदि कुंडली बंद हो तो उससे धारा बहने लगती है। इस धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। इस प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के आधार पर निर्धारित की जाती है। इसका बनावट कैसा है? तो इसमें एक घूर्णी आयताकार कुंडली ABCD होती है जिसे अस्थायी चुंबक के ध्रुवों के बीच रखा जाता है। इस कुंडली के दो सिरे दो वलयों R1 और R2 से जुड़ी रहती हैं। दो ब्रूसों B1 और B2 को वलयों R1 और R2 पर दबा कर रखा जाता है। दोनों वलयों R1 तथा R2 भीतर से धुरी से जुड़ी होती है। दोनों ब्रूसों के बाहरी सिरे गैल्वेनोमीटर से जुड़े रहते हैं। तो ये इसका बनावट है। देख लीजिए। उसके बाद कार्यविधि, क्रियाविधि क्या है? तो क्रियाविधि इसका कैसे काम करता है तो इसको भी लिख देना है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, और टेलीग्राम में ना जुड़े तो जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम में इसका PDF भी दे देंगे। ठीक है, तो चलिए ये पूरा लिखिएगा, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर में ये एक चित्र बना हुआ है और इसमें बोला प्रत्येक प्रतिरोधक प्रवाहित विद्युत धारा बताइए, परिपथ में प्रभावित कुल प्रतिरोध विद्युत धारा बताइए और परिपथ का कुल प्रतिरोध बताइए। तो यहाँ 5, 10 और 30 ओम है। ठीक है, और 12 वोल्ट का इसमें विभवांतर वोल्ट है। तो इसमें पहला में प्रतिरोध, प्रत्येक प्रतिरोध से प्रभावित विद्युत धारा निकालना। प्रत्येक यानी यहाँ कितना विद्युत है, यहाँ कितना है, यहाँ कितना है। ठीक है, तो 5 ओम दिया हुआ प्रतिरोध से प्रभावित होने वाला विद्युत धारा को नापते हैं। तो V बराबर देखिए 12 वोल्ट का है। R1 ये 5 वाला नाम रहे, 5 वाला का निकाल रहे तो 5 हो गया। तो I निकालना विद्युत धारा, I से लिखते विद्युत धारा का। तो I का फॉर्मूला था V/R। तो V है 15/R है 5, तो V है 12/5, R है 5, तो 12/5 2.4 हो जाएगा। वही फिर 10 में निकालेंगे, 10 ओम वाला प्रतिरोध में, तो इसमें भी वही फार्मूला, V तो 12 ही रहेगा लेकिन R2 10 हो जाएगा। और I निकालना विद्युत धारा, तो इसका फार्मूला V/R, तो इसमें दूसरा निकाल रहे थे I2 बराबर V/R2 लिख देंगे। तो V 12 है, R2 10 है, भाग देंगे तो 1.2 एम्पियर। ठीक है, उसी तरह फिर 30 ओम वाला से निकालेंगे, तो 30 ओम वाला में भी निकालेंगे तो वही फार्मूला V/R3, तो V 12 और 30 है R3, तो 12/30 करेंगे तो उसको काट कूट के भाग देंगे तो 0.4 आएगा। फिर बोला कुल विद्युत धारा कितना है? तो कुल विद्युत धारा में I1, I2, I3 जो तीनों निकला, तीनों को जोड़ देंगे। तो एगो 2.4, एगो 1.2, एगो 0.4, जोड़ेंगे सबको तो 4 एम्पियर टोटल विद्युत धारा है। उसके बाद कुल प्रतिरोध कितना है बोल दिया, तो तीनों जो है पार्श्व क्रम में है, ऊपर है नीचे है, ऐसा हो तो ऊपर नीचे इस तरह से रहता है, उसको पार्श्व क्रम कहते हैं। तो पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं भिन्न से 1/R1, 1/R2, 1/R3 करके, तो इसको जोड़ेंगे तो भाई 3 ओम आ गया। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, साबुन की सफाई प्रक्रिया को समझाना है। तो साबुन का अणु ऐसे होते हैं जिनके दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म होते हैं। जल के विलय एक सिरे को जलरागी कहते हैं जो जल में घुलता है, तथा हाइड्रोकार्बन में विलय दूसरे सिरों को जल विरागी कहते हैं जो जल में नहीं घुलता, उसको जल विरागी। जब साबुन जल की सतह पर होता है तब इसके अणु अपने को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं कि इसका आयनिक सिरा जल के अंदर होता है, तो जबकि हाइड्रोकार्बन पूंछ यानी दूसरा सिरा जो घुलता नहीं जल के बाहर होता है। जल के अंदर इन अणुओं की एक विशेष व्यवस्था होती है जिससे इसका हाइड्रोकार्बन सिरा जल के बाहर बना होता है।
ऐसा अणुओं का बड़ा गुच्छा बनने के कारण होता है जिससे जल विरागी पूंछ गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होती है, जबकि उसका आयनिक सिरा गुच्छे के सतह पर होती है। इन संरचना को मिसेल कहते हैं, माने वह फेन बनता है। ठीक है, मिसेल के रूप में साबुन स्वच्छ करने में सक्षम होता है, क्योंकि तेलीय मैल मिसेल के केंद्र में एकत्र हो जाते हैं। मिसेल विलयन में कोलॉइड के रूप में बने रहते हैं तथा आयन आयन विकर्षण के कारण वे विक्षेपित नहीं होते। ठीक है, तो ये सफाई का प्रक्रम, इसको लिख लीजिएगा, फोटो बना दीजिएगा ये वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रहा 18 नंबर क्वेश्चन, पोषी स्तर क्या है, और एक खाद्य श्रृंखला का उदाहरण दे और इसमें पोषी स्तर को बताएं, ये बताना है। तो किसी खाद्य श्रृंखला के विभिन्न चरणों या स्तरों को पोषी स्तर कहते हैं। जैसे खाद्य श्रृंखला के उदाहरण, घास को हिरण खाया, हिरण को शेर खाया। ठीक है, तो ये जो विभिन्न श्रृंखला बन रहा है, चरण बन रहा है, 1 चरण 2 चरण, तो इसी को पोषी स्तर कहते हैं। और इस खाद्य श्रृंखला में विभिन्न पोषी स्तर निम्नलिखित है। प्रथम पोषी स्तर घास है, यह उत्पादक है। द्वितीय पोषी स्तर हिरण है, यह प्रथम उपभोक्ता है, इसे शाकाहारी कहते हैं। और तृतीय पोषी स्तर शेर है, ये उच्च मांसाहारी है। ठीक है, यानी घास को हिरण खाया, हिरण। तीसरा है, ये हो गया। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन वैसे क्या था, प्रभावी लक्षण क्या है। तो वैसे लक्षण जो संकरण के बाद पहली पीढ़ी में विपरीत गुणों के जोड़ों में से दिखाई देती है, प्रभावी लक्षण कहलाती है। उसके बाद प्रभावी लक्षण का मेंडल का प्रयोग से कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी है और अप्रभावी, वो भी बताना है उसी क्वेश्चन में। तो उसका आंसर हो जाएगा, मेंडल के प्रयोग से यह पता चलता है कि यदि दो परस्पर विरोधी लक्षणों वाले पौधों के बीच यदि कृत्रिम परागण कराया जाए तो प्रथम पीढ़ी F1 में केवल एक ही लक्षण प्रकट होती है, जबकि दूसरे लक्षण भी उन पौधों में सुरक्षित रहता है और अप्रभावी अवस्था में होता है। दूसरी पीढ़ी में इस लक्षण के प्रकट हो जाने से इस बात की पुष्टि होती है। उदाहरण, शुद्ध लंबा पौधा में बड़ा टीटी होता है, शुद्ध बौना पौधा में छोटा टीटी। लेकिन प्रथम पीढ़ी का जो होता है उसमें बड़ा टी भी रहता है, छोटा टी भी रहता है, लेकिन ये बौना पौधा ही रहता है। ठीक है, तो ये इस तरह का हाँ इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है, चलिए क्वेश्चन आंसर आपको मिल गया होगा, समझ में आया होगा। क्वेश्चन इसका आंसर पाने के लिए टेलीग्राम में जुड़ जाइए, वहाँ पे PDF मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक सेट लेकर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।